हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे सर्कल चैप्टर में। तो पिछले क्लास में एक्सरसाइज 9.2 को सोल्व किए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो उसमें पढ़ रहे थे कोड के द्वारा सेंटर। जैसे कोई सर्कल है, सपोज करो एक सर्कल है, तो इसमें एक कोड जैसे PQ हो गया, तो इसके द्वारा सेंटर पे एंगल या फिर कोई सा भी पॉइंट पे एंगल बन रहा था, उसका रिलेशन हम लोग देख रहे थे कि कैसे एंगल बनता है और क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। यहाँ पे पहले हम कोड के बारे में पढ़ रहे थे, अब नया टर्म क्या आ गया? आर्क। आर्क के द्वारा कोई भी सर्कल में एंगल कैसे बनता है। तो आर्क कहने का मतलब, जैसे देखो ये सर्कल है, तो इसमें जो ये वाला सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो ये कर्व सरफेस होता है। जैसे एक सर्कल देखो, इसका सारा सरकमफ्रेंस कर्व होता है। तो अगर यहाँ से सपोज करो, यहाँ से P और Q कोई कर्व पार्ट को ले ले, तो ये PQ को बोलेंगे हम आर्क बोलेंगे। और ये सर्कल का स्मॉल पार्ट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे माइनर आर्क। और इसको बोलेंगे, इसके अपर वाला ये भी तो कर्व सरफेस है, तो इसके बाद वाला जो बाकी रेस्ट बच गया इसको बोलेंगे मेजर आर्क। तो ये तो आर्क हो गया। अब आर्क के द्वारा सर्कल में एंगल कैसे सबटेंड होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले कुछ थ्योरी देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि इफ टू कोड ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, कह रहा है कि अगर कोई सा भी सर्कल में दो कोड आपस में इक्वल होगा, देन देयर कोरेस्पोंडिंग आर्क आर कंग्रुएंट। देन देयर कोरेस्पोंडिंग आर्क आर कंग्रुएंट। देखो, अब हम ऐसा देख रहे हैं कि जैसे देखो P, सपोज करो इसको मान लेते हैं A, तो PAQ से माइनर आर्क रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसको P माइनर आर्क PAQ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मेजर आर्क PBQ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो तो यहाँ पे P से Q को ज्वाइन करेंगे तो PQ क्या हो जाएगा? ये वाला कोड कहलाएगा PQ यहाँ पे। और PAQ क्या कह रहा है? माइनर आर्क। और ऊपर वाला मेजर पार्ट को ले रहे हैं तो PBQ मेजर आर्क कह रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो कोड है इसी के कोरेस्पोंडिंग हो रहा, आर्क के कोरेस्पोंडिंग कोड भी बन रहा है। तो वही कह रहा है कि अगर दो कोड सर्कल का इक्वल हो तो देन देयर कोरेस्पोंडिंग आर्क आर कंग्रुएंट। मतलब वो भी सिमिलर ही हो, सॉरी कंग्रुएंट होगा, मतलब इक्वल होगा। जैसे देखो फिगर 9.13 है, इसमें एक सर्कल है, इसमें दो कोड है, ए बी इक्वल टू CD। ये कोड है, कोड आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब होगा जो आर्क बनेगा, सपोज करो इसको P और Q मानते हैं। यहाँ पे आर्क को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, बट हम दिखाने के लिए कि आर्क APB इक्वल हो जाएगा आर्क DQC के, या CDQ, या CQD के। तो देखो कोड इक्वल था, ABCD इक्वल था, तो इसके कोरेस्पोंडिंग आर्क कौन सा बना? अब AB के कोरेस्पोंडिंग आर्क तो ये नीचे वाला। और आर्क अगर बात कहा जाए तो हम लोग माइनर को ही जनरली कंसीडर करते हैं। तो आर्क मतलब नीचे वाला आर्क ये बना माइनर आर्क, और मेजर आर्क ऊपर वाला बना। तो इसमें जो माइनर आर्क होगा, अब CD भी है तो CD से माइनर को आर्क बना, ये पार्ट बना। मतलब ये पार्ट और ये पार्ट आपस में कंग्रुएंट होगा, एक जैसा होगा। और उसी तरह से अगर AB के लिए दूसरे कलर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये पार्ट AB के लिए मेजर आर्क हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। और वही तरह से ये वाला पार्ट CD के लिए हो जाएगा, ये वाला पार्ट ये हो जाएगा। तो यहाँ से मेजर आर्क देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में कंग्रुएंट होगा। और इसी का कन्वर्सली भी, कि अगर दो आर्क कंग्रुएंट है तो दोनों का कोरेस्पोंडिंग कोड भी इक्वल होगा। तो ये तो थ्योरी था। अब क्या कह रहा है कि आर्क के द्वारा एंगल कैसे बनता है। आल्सो द एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट द सेंटर इज डिफाइंड टू बी। अब देखो इसको इरेज कर लेते हैं, इतना तक तो समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है कि आर्क का एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर, सपोज करो ए बी आर्क कौन सा हो गया? तो ए बी हो गया। और इसके द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा ए बी के द्वारा, तो ए से मिलाएंगे सेंटर को, बी से मिलाएंगे। देखो तो क्या कह रहा है कि इज डिफाइंड टू बी द एंगल सबटेंडेड बाय द कोरेस्पोंडिंग कोड, जो कोरेस्पोंडिंग कोड के द्वारा बना है। तो अगर ए बी इधर वाला आर्क कंसीडर कर रहे हैं ये ग्रीन कलर से, तो ए बी जो है, ए बी ये वाला क्या है? कोड हो जाएगा। और ए बी कोड से भी देखो तो ये वाला यही एंगल बनेगा, कोरेस्पोंडिंग बनेगा। मतलब जो
ग्रीन कलर से एंगल बना है और वो जो रेड कलर से एंगल बना है, दोनों आपस में इक्वल है। कहने का मतलब आर्क और कोरस्पोंडिंग कोड अगर उसी आर्क के कोरस्पोंडिंग कोड के द्वारा लिया जाए तो वही कह रहा है कि सेंटर पे अगर एक आर्क के द्वारा एंगल वही बनता है जो उसके कोरस्पोंडिंग कोड के कारण सेंटर पे एंगल बनता है। In the sense that the minor arc subtend the angle and major arc subtend the reflect angle। तो उसी तरह से जैसे हम लोग कोड में देखते थे तो माइनर कोड ये वाला करेगा और मेजर कोड जो हो जाएगा ये रिफ्लेक्स एंगल अपोजिट साइड से ये वाला एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे कि मेजर कोड के द्वारा सेंटर पे एंगल बनाया गया है। तो उसी तरह से माइनर आर्क के द्वारा नीचे वाला एंगल बनेगा तो मेजर आर्क के द्वारा ये पूरा ऊपर वाला एंगल बनेगा और इस तरह से एंगल को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ये तो हो गया आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है वो कोरस्पोंडिंग कोड के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है उसी के इक्वल होता है। माइनर में माइनर एंगल इक्वल होता है और मेजर में रिफ्लेक्स एंगल इक्वल होता है। Therefore, in figure 9.14, the angle subtended by minor arc PQ at O is POQ। अब यहाँ पे क्या कर रहा, आर्क को रिप्रेजेंट किया है। देखो तो यहाँ पे PQ, यहाँ PQ जो आर्क है ये माइनर आर्क है क्योंकि इसके ऊपर वाला कर्व एरिया ज्यादा बड़ा है तो मेजर आर्क हो जाएगा। कह रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क PQ एट O, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है POQ, एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द मेजर आर्क PQ, ये माइनर आर्क के द्वारा इंटरनली एंगल बना है और मेजर आर्क के द्वारा ये वाला पार्ट हो गया मेजर आर्क। तो मेजर आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा ये इधर से बनेगा तो ये क्या हो गया रिफ्लेक्स एंगल POQ। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब 180 डिग्री से 180 और 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए। तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल माइनर आर्क और मेजर आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बना है। अब क्या करा कि कंग्रुएंट आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कंग्रुएंट आर्क कहने का मतलब हो गया कि उसका कंग्रुएंट आर्क जैसे PQ कंग्रुएंट हम माने हैं AB के। तो यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो PQ के द्वारा हम जानते थ्योरम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर PQ आर्क कंग्रुएंट होगा AB के, यहाँ पे ये वाला आर्क ये वाला पोर्शन कंग्रुएंट होगा AB के, तो इसके द्वारा जो PQ का कोड भी इक्वल होता है और कोड के द्वारा इक्वल सेंटर एंगल पे जो होता है एंगल बनता है सेंटर पे वो आपस में इक्वल होता है। तो अगर कोड के द्वारा इक्वल सेंटर पे एंगल बन रहा है तो आर्क के द्वारा भी अगर दोनों आर्क कंग्रुएंट है तो आर्क के द्वारा भी सेंटर पे जो एंगल होगा आपस में इक्वल होगा। तो इतना तो पढ़ लिए हम लोग आर्क के द्वारा एंगल कैसे बनता है। अब कुछ थ्योरम है, जैसे थ्योरम 9.7 है तो इसका स्टेटमेंट पहले देखते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्या कह रहा है कि आर्क के द्वारा एंगल कहाँ पे बन रहा है सेंटर पे, जो आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बन रहा है वो होता है डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। एक चीज ध्यान देना, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल क्या कह रहा है कि एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सर्कल है, क्या करा कि इसके द्वारा सपोज किए हैं कि इसका आर्क PQ है, ये PQ जो थिक पार्ट है वो PQ आर्क है। अब इसके द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा तो इसके द्वारा सेंटर पे एंगल बनेगा जब हम दोनों पॉइंट को सेंटर से मिलाएंगे तो ये एंगल बनेगा। वो क्या कह रहा है कि दुगना होता है बाई इज द एंगल सबटेंडेड बाई इट। अब इसी के द्वारा इसी आर्क के द्वारा किसी भी पॉइंट पे रिमेनिंग पार्ट कौन सा बच गया, देखो PQ तो आर्क पहले से हो गया, अब जो रिमेनिंग पार्ट हुआ ये वाला ये सारा रिमेनिंग पार्ट हुआ। अब इसके द्वारा ये वाला आर्क पे इसके द्वारा कहीं भी जो एंगल बनेगा तो इसके द्वारा किसी पॉइंट पे एंगल इस तरह से मान लेते हैं, इस तरह से दोनों को फिर से ज्वाइन करेंगे किसी पॉइंट को तो जो ए एंगल बनेगा मतलब कि एंगल POQ कैसे बन रहा है, ये मान लेते पॉइंट ए पे एंगल बना है, POQ जो होगा 2 होगा मतलब डबल होगा एंगल PAQ के। ये कह रहा है स्टेटमेंट कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट। इसी आर्क के द्वारा किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग इससे दुगना होता है। अब देखो तो यहाँ पे ये आर्क आ गया, अगर देखो तो यहाँ पे सपोज करो इसी का मेजर आर्क को कंसीडर करेंगे तो मेजर आर्क को अगर कंसीडर करेंगे तो कैसे होगा, इसी फिगर में सपोज करो P और Q, ये तो माइनर आर्क था PQ, अब ये वाला पोर्शन हो गया मेजर आर्क।
अब मेजर आर्क के द्वारा भी जो सेंटर पे एंगल बनेगा, तो मेजर आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा कैसे बनेगा, तो मेजर आर्क इधर वाला पार्ट को मिलाएंगे और इधर वाला पार्ट को मिलाएंगे, तो ये जो एंगल बनेगा वो रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। ये कौन सा एंगल बना, तो रिफ्लेक्स एंगल। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। तो अब यहाँ पे ये चीज देखें कि अब बचा कौन सा पार्ट, तो बचा हुआ है जो इसमें कवर्ड नहीं है, ये पार्ट बच रहा है। तो अब इसी आर्क के द्वारा, इस आर्क के द्वारा हम बनाएंगे कोई सा भी पॉइंट पे, तो PQ जो नीचे अब माइनर आर्क बचा है, क्योंकि मेजर आर्क के द्वारा हम एंगल ले रहे हैं तो रिफ्लेक्स एंगल बच रहा। अब ये वाला पॉइंट रिमेनिंग पार्ट, इसलिए हम यहाँ पे ध्यान रखने बोले हैं कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, तो ये वाला जो एंगल होगा, सपोज करो ये है रिफ्लेक्स एंगल POQ, रिफ्लेक्स एंगल POQ इक्वल होगा, यहाँ पे देखो तो ये वाला एंगल इक्वल होगा टू एंगल PAQ के। अब यहाँ पे वही चीज हमको ध्यान में रखना है कि बचा जो पार्ट है यही है, तो इसके द्वारा P और Q के द्वारा ही एंगल बनेगा, तो P और Q के द्वारा जब P और Q को हम इस छोटे वाले पार्ट में कहीं पे ज्वाइन कर देंगे, तो कौन सा पॉइंट पे ज्वाइन किए हैं, A, तो यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल बनेगा, इस A पे जो एंगल बन रहा है उसका दुगना होगा। तो ये तो स्टेटमेंट हम समझ लिए। अब इसका प्रूफ देखते हैं, क्योंकि थ्योरम है तो थ्योरम को प्रूव करके देखेंगे। अब देखो तीन कंडीशन हो सकता है प्रूफ में, गिवन एन आर्क PQ ऑफ ए सर्किल, subtended angle POQ at the center and PAQ at a point A on the remaining part of the circle. We need to prove that angle POQ equal to 2 angle PAQ। तो देखो इस कंडीशन में तीन केस हो सकता है। एक तो माइनर आर्क के द्वारा होगा, जब आर्क माइनर होगा तो कितना एंगल बनेगा। दूसरा में आर्क जो होगा डायामीटर हो जाएगा, आर्क डायामीटर के इक्वल हो जाएगा। देखो दूसरा कंडीशन में जो आर्क है ये PQ मतलब सेंटर से गुजर रहा है तो ये डायमीटर के इक्वल है। और सेकेंड केस में, सॉरी थर्ड केस में आर्क जो होगा मेजर आर्क होगा। तो देखो अब फर्स्ट केस में देखो तो माइनर आर्क के द्वारा, तो माइनर आर्क कौन सा है, ये वाला एंगल, इस एंगल का दुगना होना चाहिए। इसी तरह से इसमें जो है, इसमें देखो दोनों साइड से तो एक ही एंगल बनेगा, किसी साइड से भी, क्योंकि आधा आधा पार्ट में डिवाइड है, सेमी सर्कल में बन रहा है, तो दोनों तरफ से एंगल इक्वल ही बनेगा। तो इधर से लेंगे भी एंगल तो ये वाला इसके ट्वाइस आना चाहिए। और इस कंडीशन में देखो तो जब मेजर आर्क है, तो मेजर आर्क के द्वारा कौन सा एंगल बनेगा, तो भी ये वाला एंगल बनेगा और ये इक्वल आना चाहिए इस वाले एंगल के। तो ये जो ज्वाइन है ना, ये कंस्ट्रक्शन में हम कर देते हैं, फिगर में ज्वाइन है, कंस्ट्रक्शन बना देते हैं कि बाद में ज्वाइन किया गया है। ज्वाइन A to O एंड एक्सटेंड इट टू B। देखो A से O को ज्वाइन किए हैं, O मतलब सेंटर को ज्वाइन किए हैं और इसको एक्सटेंड किए हैं B तक, एक्सटेंड इट टू B। तो अब यहां से हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पे ये जो छोटा वाला एंगल होगा, अब देखो तो इन ट्रायंगल तीनों केस के लिए, फॉर ऑल थ्री केसेज, इन ट्रायंगल AOQ में अगर हम देखेंगे, देखो AOQ कैसे बन रहा है, तो इस तरह से है AOQ और ये एक्सटेंड है। तो अब AOQ में देखेंगे ये वाला एंगल को, देखो एंगल अब BOQ इक्वल टू हो जाएगा एंगल OAQ प्लस एंगल OQA। देखो तो क्यों होगा, क्योंकि एक्सटर्नल जो होता है, एक्सटर्नल एंगल सम ऑफ इक्वल टू सम ऑफ टू इंटरनल एंगल। तो देखो तो AOQ में O पे एक्सटर्नल एंगल हम कंसीडर किए हैं, तो एक्सटर्नल एंगल अगर O पे करेंगे तो बाकी कौन सा एंगल बच गया, A वाला और Q वाला। तो जो एक्सटर्नल एंगल O होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, एंगल BOQ इक्वल टू हो जाएगा एंगल OAQ। A पे एंगल जो बन रहा है OAQ और Q पे जो एंगल बन रहा है वो हो जाएगा OQA, वो दोनों के इक्वल होगा। आल्सो हम यहाँ से देख रहे हैं, आल्सो क्या हो जाएगा, आल्सो OA इक्वल टू OQ हो जाएगा।
क्योंकि दोनों रेडियस है, देखो तो दोनों रेडियाई है सर्कल का। यहाँ से हम देखेंगे OA इक्वल टू OQ। OA देखो सेंटर से A पॉइंट को मिला रहे हैं, सेंटर से भी Q सरकमफ्रेंस पे है, तो OA इक्वल टू OQ रेडियस हो गया। तो जब यहाँ से देखो तो OA इक्वल टू OQ हो गया, OA ये वाला इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। तो हम जानते हैं कि एक आइसोसेलेस जो अपोजिट सॉरी इक्वल एंगल जो होता है, इक्वल एंगल का अपोजिट साइड आपस में इक्वल होता है। तो डेट इज हम कह सकते हैं कि ये दोनों साइड हो गया ट्रायंगल का। तो यहाँ पे OA का अपोजिट साइड क्या हो गया, एंगल OQA इक्वल टू, और OQ का अपोजिट एंगल हो गया OAQ। ये दोनों आपस में इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि इक्वल एंगल ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। अपोजिट एंगल है इक्वल साइड का और ये हमेशा इक्वल होता है। तो यहां से देखो तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम वन एंगल BOQ इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, एंगल OAQ प्लस एंगल OQA। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ से एंगल BOQ इक्वल टू एंगल OAQ प्लस एंगल हमको A पॉइंट पे एंगल निकालना है कि A पॉइंट पे जो सरकमफ्रेंस A पॉइंट पे था तो वो एंगल का दुगना होता था, इसलिए OQ के जगह पे OAQ लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम प्रूव किए हैं, क्योंकि एंगल OQA इक्वल टू है OAQ के। तो यहाँ से आ गया एंगल BOQ इक्वल टू एंगल OAQ आ गया। तो अब देखो तो BOQ, अब BOQ कौन सा एंगल हुआ यहाँ पे, ये वाला एंगल हुआ BOQ जो ये वाला स्मॉल एंगल आ गया। उसी तरह से हम इसको भी देखेंगे, ये वाला एंगल को सिमिलरली इन ट्रायंगल APB, अभी सॉरी APO के लिए या AOP के लिए, जैसे AOQ के लिए आया उसी तरह से AOP के लिए भी आएगा। तो सिमिलरली अब हम इसको लिख सकते हैं, सिमिलरली फॉर ट्रायंगल AOP के लिए। अब AOP के लिए कौन सा एंगल बनेगा, तो एंगल यहां से देख लेते हैं AOP के लिए। इसमें भी एक्सटर्नल एंगल कौन सा हो जाएगा, देखो इसमें जो एक्सटर्नल एंगल था, टू एंगल यहाँ पे का एंगल था, तो इसमें भी एक्सटर्नल एंगल जो हो जाएगा POB या BOP इक्वल टू हो जाएगा टू एंगल AOAP। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिमिलरली BOP इक्वल टू हो जाएगा टू एंगल OAP। ये है डी नहीं है, AO है। तो इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं और इसको इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड और सॉरी सेकेंड और थर्ड को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इस फिगर को हम नीचे भी ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। देखो फ्रॉम, अब हो गया सेकेंड और थर्ड को हम ऐड करेंगे, तो सेकेंड और थर्ड को ऐड करेंगे तो LHS में हो जाएगा एंगल BOQ प्लस एंगल BOP इक्वल टू हो जाएगा टू एंगल OAQ प्लस टू एंगल OAP। तो यहाँ से एंगल BOQ, अब BOQ कौन सा एंगल हो गया, यहाँ से देखो तो BOQ ये छोटा वाला एंगल इधर से, और BOP ये इधर से जो रेड में हम डिनोट किए हैं। तो अगर हम ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा POQ। उसी तरह से एंगल OAQ ये वाला एंगल हो गया, और OAP ये वाला एंगल हो गया। तो ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो पूरा एंगल आ जाएगा PAQ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं
एंगल इसको बीओ क्यू ये पूरा को जोड़े हैं तो ये आया है एंगल पीओ क्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए पी। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो एंगल पीओ क्यू इक्वल टू आ गया 2 एंगल पी ए क्यू। तो ओ क्यू पी क्यू के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बना बाकी किसी पॉइंट पे बना, तो जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो बाकी किसी पॉइंट का एंगल का दुगना है, यही प्रूव करने के लिए था थ्योरम में, तो ये प्रूव हो गया। देखो और सिमिलरली उसी तरह से देखो तो इस केस में भी वही रहेगा, तीनों केस के लिए तो वही था, ये एक्सटर्नल एंगल बन रहा था तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा 2 इसके हो जाएगा, फिर उसी तरह से ये वाला एंगल 2 इसके हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो सेम आ जाएगा। तीसरा कंडीशन में, तो तीसरा कंडीशन में बस यहाँ पे जो पी ओ क्यू लिखना है, ये भी वही है, एक्सटर्नल एंगल उसी तरह से बन रहा है, तो अगर एक्सटर्नल एंगल उस तरह से बन रहा है तो यहाँ पे एंगल पी ओ क्यू अगर लिखेंगे इस कंडीशन में तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पी ओ क्यू तो माइनर आर्क वाला एंगल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंड फॉर केस 3 1 2 के लिए तो ये प्रूव ही हो गया। फॉर केस थर्ड हम लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल, बस लिखने में चेंजिंग करेंगे, बनेगा तो उसी तरह से रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू, क्योंकि जो सेंटर पे बन रहा है आर्क मेजर आर्क के द्वारा, तो मेजर आर्क के द्वारा पी ओ क्यू ना बन करके बन रहा है रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू हो जाएगा 2 एंगल पी ए क्यू। तो हम ये थ्योरम जो था 9.7 इसको प्रूव कर चुके हैं। प्रूव्ड क्या था थ्योरम कि सेंटर कोई सा भी सर्कल में एक आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है बाकी बचा पार्ट में, जैसे देखो आर्क पी क्यू कंसीडर किए हैं तो ऐसा नहीं कि अगर इसके अंदर हम करते, इसके अंदर कंसीडर कर लेते ये इंटरनल एंगल तो उससे नहीं होता, अगर हम इस पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं इस आर्क को, तो इस आर्क को छोड़ करके देखो तो ए पॉइंट जो था इस आर्क पे था ही नहीं, ये मेजर आर्क पे चला गया। उसी तरह से अगर मेजर आर्क को कंसीडर किए हैं तो जो एंगल बन रहा है सरकमफ्रेंस पे वो बन रहा है माइनर आर्क पे। तो इस चीज का ध्यान देना है कि जिस आर्क को अगर हम ले रहे हैं तो दूसरा जो एंगल बनेगा उस आर्क के द्वारा सेंटर पे तो एंगल बनेगा, साथ ही साथ जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाएंगे जो सर्कल पे वो हमेशा माइनर आर्क अपोजिट आर्क पे होना चाहिए। तो ये था थ्योरम 9.7। अब नेक्स्ट थ्योरम है 9.8। क्या कह रहा है 9.8 का स्टेटमेंट है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। कह रहा है कि सेम सेगमेंट का एंगल जो होता है सर्कल का इक्वल होता है। तो सेम सेगमेंट कहने का मतलब अगर एक सर्कल है सपोज करो तो इसमें हम एक कोड लिए हैं, जैसे देखो P और Q कोड लिए हैं, तो ये वाला जो पार्ट होता है ये कहलाता है, जो साइडेड पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। ये पूरा पार्ट को कंसीडर करके ये पूरा पार्ट कहलाता है सेगमेंट, और नीचे माइनर बन रहा है तो ये माइनर सेगमेंट और ऊपर मेजर सेगमेंट। तो क्या कह रहा है कि सेम सेगमेंट मतलब सेम सेगमेंट में जो भी एंगल बनेगा सर्कल में वो इक्वल होगा। तो ये फिगर कंसीडर कर लिए हैं 9.16। लेट एंगल PAQ be the angle subtended by the segment PQ। सेगमेंट PQ के द्वारा, सेगमेंट कहने का मतलब यही हो गया ये पार्ट को अगर हम ज्वाइन कर दे तो ये एक सेगमेंट बन जाएगा। तो इसके द्वारा हम इस सर्कल पे एंगल सबटेंडेड एट सर्कल एट पॉइंट A ऑफ सर्कल, वही चीज हो गया। क्या किए हैं कि यहाँ पे से PQ जो सेगमेंट था इसको लेकर के हम A पॉइंट पे एक एंगल बनाए हैं एंड एंगल PCQ be the other angle at point C by segment। देखो सेगमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो सेंटर से लेते हैं, यहाँ पे देखो तो हो जाएगा कौन सा सेगमेंट हो गया, तो OPCQ। यहाँ पे सेगमेंट जो हुआ OPCQ हो गया, सेंटर से लेंगे OPCQ ये सेगमेंट हुआ, और इसमें जो हुआ OPAB, इसमें OPAQ ये सेगमेंट हुआ। तो देखो दो एंगल बन गया। अब प्रूव क्या करना है कि दोनों एंगल जो हो आपस में इक्वल हो, मतलब एंगल PAQ इक्वल होना चाहिए एंगल PCQ के, ये प्रूव करना है। तो यहां से हम कैसे प्रूव करेंगे इसको, देखो
यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल पी ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा हाफ एंगल पी ओ क्यू, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, जो सेंटर पे एंगल बनता है इसका, जो यहाँ पे x, यहाँ पे अगर x बनेगा तो यहाँ पे 2x बनेगा, तो यहाँ पे वाला एंगल जो हो जाएगा सेंटर पे का आधा हो जाएगा, तो एंगल पी ए ओ क्यू इक्वल टू हो जाएगा हाफ एंगल पी ओ क्यू। एंड सिमिलरली एंगल पी सी क्यू इक्वल टू हो जाएगा हाफ एंगल पी ओ क्यू, क्योंकि सेम आर्क के द्वारा दोनों एंगल बन रहा है। देखो सेम आर्क, यहाँ से अभी उसको प्रूव किए हैं, तो यहाँ पे आर्क में जो एंगल बन रहा है इस वाले आर्क में, तो ये वाला एंगल जो हो रहा है इसके, ये वाला एंगल इसका दुगना होगा, तो यहाँ से ये वाला जो सी पे एंगल बनेगा वो सेंटर पे का आधा होगा। तो यहाँ से देखो तो दोनों का RHS इक्वल है, तो फ्रॉम 1 and 2 से यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 एंगल पी ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी सी क्यू। इसका मतलब है कि अगर सेगमेंट सेम रहेगा तो आर्क के द्वारा कहीं पे भी एंगल बनेगा वो आपस में इक्वल रहेगा। यही प्रूव करने का रहा था कि जो दोनों एंगल बन रहा है तो प्रूव पी ए क्यू इक्वल टू एंगल पी सी क्यू, मतलब सेम सेगमेंट, देखो तो सेम ही सेगमेंट में बन रहा है पी क्यू, ये दोनों, ये भी एंगल बन रहा है इसी सेगमेंट में बन रहा है पी क्यू में, और दूसरा सी वाला भी एंगल बन रहा है जो इसी सेगमेंट में बन रहा है। तो ये दोनों सेगमेंट में, मतलब सेम सेगमेंट में जो एंगल भी बनेगा वो आपस में इक्वल होगा। ये था थ्योरम 9.8। अब इसमें थोड़ा सा और चीज देखते हैं हम लोग, जो अभी प्रूव कर रहे थे ये तो हो गया। अभी जो हम प्रूव कर रहे थे केस सेकंड जो लिए थे, केस सेकंड ऑफ 9.7, थ्योरम 9.7 का केस सेकंड जो हम लिए थे, यहाँ पे हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा सेंटर पे वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू होगा 180, क्योंकि पी क्यू डायामीटर है। इस केस में जो हम लिए थे आर्क लिए थे, ये वाला आर्क जो लिए थे आधा लिए थे, मतलब सेमी सर्कल बना रहा था आर्क। देखो आर्क सेमी सर्कल मतलब दोनों तरफ से इक्वल इक्वल होगा तो एंगल बनेगा पीओ क्यू। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल पीओ क्यू इक्वल टू, वही चीज है, टू एंगल पी ए क्यू। अब एंगल पी ए क्यू इक्वल टू कितना है 180 डिग्री इक्वल टू एंगल पी ए क्यू। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल पी ए क्यू इक्वल टू 180 अपॉन 2, तो 90 डिग्री आ गया। अगर उसी तरह से एक कोई और एंगल बनता तो यहाँ पे हम लिख सकते थे और एंगल पी सी क्यू, जैसे अभी लिखे हैं एक ही सेगमेंट में, ये भी एक ही सेगमेंट होता है, इस तरह से कोई एक और एंगल बनता पी सी क्यू। तो यहाँ पे अगर सी पॉइंट रहता तो वो भी पी सी क्यू किसके इक्वल होता, पी ए क्यू के, और ये भी 90 डिग्री होता। तो एक प्रॉपर्टी और आ रहा है सर्कल का, वो प्रॉपर्टी जो है यहाँ से हम देख लेते हैं। एक प्रॉपर्टी और आ रहा है सर्कल का, है थ्योरम नहीं है, बस हम प्रॉपर्टी बनाए हैं इस तरह से कि अगर एंगल सेमी सर्कल में जो भी बनेगा, सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा हमेशा राइट एंगल बनेगा। और कहाँ पे एंगल बनेगा सेमी सर्कल में, तो सेमी सर्कल में जैसे ये देखो कोई सा भी अगर सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस पे, ये सेमी सर्कल का कोई सा भी सरकमफ्रेंस पे जब भी हम एंगल बनाएंगे तो ये हमेशा राइट एंगल ही बनेगा। कहीं पे भी एंगल बनाए तो ये हमेशा राइट एंगल भी बनेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया। हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, दो थ्योरम के बारे में पढ़े। एक तो पढ़े क्या कि जिसमें इक्वल आर्क के द्वारा जो सेंटर पे आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बनता है वो किसी पॉइंट पे का दुगना होता है। और दूसरा में हम दूसरा थ्योरम जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं कि एंगल सेम सेगमेंट में इक्वल होता है। अब हम थ्योरम नेक्स्ट चलते हैं 9.9। If a line segment joining two points subtend equal angle at two other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle। क्या कह रहा है कि if a line segment joining two points subtend equal angle at two other points, क्या कह रहा है लाइन सेगमेंट कैसे बनेगा, कोई सर्कल में है तो एक लाइन सेगमेंट ए भी मान लिए, ये कह रहा है कि दो इक्वल एंगल करता है दो अलग अलग पॉइंट पे, इस सर्कल का दो अलग पॉइंट पे दो इक्वल एंगल बनाता है।
ऐसे जैसे देखो ए बी, तो मान लिए कि एक सी है, दूसरा है डी पे, ए बी सी डी। तो कह रहा है कि ऑन द सेम साइड देखो सेगमेंट के दोनों एक ही साइड है, ऐसा नहीं कि एक नीचे है, दोनों ऊपर की साइड ही है। ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, मतलब जिस साइड में लाइन सेगमेंट का लाइन जा रहा है, द 4 पॉइंट लाई ऑन ए सर्कल, जो चारों पॉइंट है इस सर्कल का सरकमफ्रेंस, लाई ऑन ए सर्कल कहने का मतलब सर्कल का सरकमफ्रेंस पे लाई करेगा। तो उसी तरह से इसको प्रूव करते हैं, दैट इज दे आर कॉनसाइक्लिक, मतलब कि एक ही सर्कल पे लाई कर रहा है। तो ए बी इज ए लाइन सेगमेंट विच सबटेंड इक्वल एंगल एट पॉइंट सी एंड डी। ए बी को हम लाइन सेगमेंट मान लिए हैं और यहाँ पे दो दो एंगल बना रहा है, सी और डी पे इक्वल एंगल बना रहा है, दैट इज एंगल ए सी बी इक्वल टू ए डी बी। अब हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए बी सी डी, ए बी सी डी लाई ऑन सर्कल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन में, या फिर ऐसे ही सपोज यहाँ पे हम ड्रो ए सर्कल विथ पॉइंट, 3 पॉइंट लेकर के हम सर्कल बनाते हैं, ए सी बी, ए सी एंड बी, तीनों पॉइंट को लेकर के एक सर्कल बना लिए हैं। एंड सपोज दैट सर्कल नोट गोज फ्रॉम पॉइंट डी। जो कह रहा है कि 3 पॉइंट से ए सी बी, मानते हैं कि एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जो ए सी बी से होकर के जाता है, लेकिन ये डी पॉइंट से होकर के नहीं जाता है। चौथा पॉइंट हम मान लिए कि डी पॉइंट से होकर के नहीं जाता है। तो कहने का मतलब डी पॉइंट सर्कल है तो कोई कहीं ना कहीं पे कट ही करेगा ये डी को। तो यहाँ पे एंड इट कट ए डी ऑन पॉइंट ई और ई डैश। देखो एडी इस तरह से है, तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि एक सर्कल बना रहे हैं ए सी बी, ये 3 पॉइंट तो आ रहा है, लेकिन जो चौथा पॉइंट है डी को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। क्या कंसीडर कर रहे हैं कि जो सर्कल जो बन रहा है इस तरह से बन रहा है, मतलब ई पॉइंट से होते हुए जा रहा है। और उसी तरह से या तो सर्कल इस पॉइंट से ना होकर के इस पॉइंट से नीचे के से जाएगा, या फिर इस पॉइंट्स के ऊपर से होकर के जा रहा है, इस तरह से सर्कल बन रहा है, डी सर्कल पे नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि जब ये वाला पॉइंट ई और ई डैश से जाएगा सर्कल पे, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल यहाँ पे हो जाएगा एंगल, देखो तो ए सी बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए ई बी। क्यों हो जाएगा ए सी बी एंगल ए ई बी के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि अभी हम पढ़े हैं कि एंगल इन सेम सेगमेंट हमेशा इक्वल होता है। तो देखो तो ए सी बी दोनों जो है ए सी बी और ए ई बी दोनों सेम सेगमेंट में ही आ रहा है, ए बी वाले में इस वाले सेगमेंट में आ रहा है, तो इसलिए एंगल सेम सेगमेंट में, अभी हम इसके पहले पढ़े हैं कि एंगल इक्वल होता है, सेम सर्कल का सेम सेगमेंट वाला एंगल इक्वल होता है। आल्सो देखो तो एंगल ए सी बी दिया है एंगल ए ई बी के इक्वल, और आल्सो क्या दिया है एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी। तो अब देखो तो दोनों से 1 और 2 से यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम देखेंगे क्या हो जाएगा, एंगल ए ई बी, देखो तो एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होगा, एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल ए डी बी। जब ए ई बी इक्वल हो रहा है एंगल ए डी बी के, तो ए ई बी ये वाला एंगल इक्वल हो रहा है इसके, इसका क्या मतलब है कि ई और डी दोनों सेम पॉइंट पे, तभी ना एंगल हो जाएगा, ये वाला इक्वल होगा इसके। देखो दिस इज ओनली पॉसिबल when D and E are on same point,
जब दोनों सेम पॉइंट होगा, देखो अगर ऐसे नहीं पता चला तो एक और इस तरह से बन रहा है डी, और इस तरह से यही ये वाला बन रहा है। तो ये वाला एंगल देखो, तो ये वाला एंगल इस एंगल और इस एंगल के सम होगा, होगा कि नहीं? ये वाला एंगल ए वाला इस एंगल के, तो अगर ए एंगल एक्स होगा तो ए एंगल भी एक्स होगा। इसको फिर से बना लेते हैं। ये इस तरह से एंगल दिया हुआ है, ये है ऐसी को, देखो तो जो ये वाला एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस एंगल और इस एंगल का सम होगा, तो ये वाला एंगल एक्स है तो ये वाला भी एंगल, ये दोनों एंगल को अभी हम बराबर किए हैं ई और डी पे। सपोज करो ई और डी पे दोनों एंगल इक्वल हो रहा है, तो ई और डी पे जब एंगल इक्वल होगा तो ये वाला एंगल का वैल्यू 0 हो जाएगा, तभी ना इक्वल होगा, क्योंकि ये वाला एक्सटर्नल एंगल हो गया और दो इंटरनल एंगल का सम के इक्वल होगा। तो डेट मीन्स ये वाला एंगल 0 हो गया, मतलब इंक्लिनेशन 0 हो गया। तो इंक्लिनेशन 0 मतलब ई और डी एक ही लाइन पे आएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं एक ही लाइन पे आ रहा है, ऑन सेम लाइन, और डेट मीन्स और डी एंड ई आर सेम पॉइंट। और उसी तरह से ई डैश के लिए भी हो जाएगा सिमिलरली, D and E dash are also same point। देखो तो हम D ही माने थे, एंगल D क्या माने थे कि D जो है लाइन पे नहीं है, सर्कल पे नहीं है। तो यहाँ से जो हम E को सर्कल पे माने थे और E डैश को सर्कल पे माने थे, तो E डैश और E वाला दोनों पॉइंट D पे ही लाई कर रहा है। डेट मीन्स कि D सर्कल पे लाई करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेट इज A B C D और 4 पॉइंट लाई ऑन सर्कल। यही प्रूव करने के लिए कह रहा था कि चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करेगा। तो ये हो गया थ्योरम 9.9 प्रूव। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो हम जानते हैं कि जिसका 4 साइड होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहने का मतलब हो गया कि एक क्वाड्रिलेटरल एबीसी इज कॉल्ड साइक्लिक इफ ऑल द 4 वर्टिसेज ऑफ इट लाई ऑन ए सर्किल। कह रहा है कि इसका चारों वर्टिसेज जो सर्कल पे लाई करना चाहिए, जैसे देखो ए बी सी और डी चारों वर्टिसेज सर्कल पे लाई करना चाहिए। तो इसको हम इस कंडीशन में जो क्वाड्रिलेटरल है उसको बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ से एक थ्योरम आता है। अब इसका थ्योरम क्या कहता है कि द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। कह रहा अपोजिट एंगल का कोई सा भी दो पेयर बन रहा है अपोजिट एंगल का, एक ए और सी का बन रहा है, दूसरा बी और डी का बन रहा है। तो क्या कर रहा है कि एंगल प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस अपोजिट पेयर का जो सम होता है वो 180 होता है, या एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। ये स्टेटमेंट है। अब इसको हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, ये या फिर यही प्रूव करने के लिए कह रहा है टू प्रूव। तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये सर्कल है तो इसका कोई सेंटर होगा, सपोज करो ये वाला सेंटर हो गया ओ। तो इसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट को हम ज्वाइन करेंगे ए, यहाँ से सपोज करो ये वाला कहीं पे यहाँ पे सेंटर होगा इसका, तो यहाँ से और ये इस तरह से, ये लग रहा है स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है। इसको हम स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम सेंटर सपोज करो यहाँ मानते हैं, तो ये इस तरह से ज्वाइन होगा और ये वाला इस तरह से ज्वाइन होगा, इस तरह से सेंटर हो गया। तो ये वो पॉइंट इसका सेंटर हो गया। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ज्वाइन ए टू ओ एंड सी टू ओ।
दोनों को हम सेंटर से ज्वाइन कर दिए हैं। अब देखो तो सेंटर से ज्वाइन किए हैं तो उसके लिए क्या हो गया कि एक आर्क बन गया है। जैसे देखो यहाँ पे एक सर्कल था और यहाँ पे दो आर्क ए और सी, सपोज करो दो आर्क है, तो इसके द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसके द्वारा जो अपोजिट साइड में एंगल बनेगा, अगर माइनर आर्क ले रहे हैं तो अपोजिट साइड में, अब ये वाला आर्क को अगर माइनर मान रहे हैं, यहाँ पे लग रहा है कि एक ही इक्वल इक्वल में है, लेकिन अगर हम एक को कंसीडर करेंगे माइनर में, तो यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट माइनर आर्क वाला एंगल को ले रहे हैं, तो इसके अपोजिट रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल बनेगा, यहाँ पे अगर ये एक्स होगा तो ये होगा 2x। उसी तरह से इसका अपोजिट साइड में, मतलब ये वाला अगर एंगल लेंगे तो यहाँ पे इस तरह से अपोजिट साइड में जो एंगल बनेगा, ये अगर ये x होगा तो इस कंडीशन में, अगर ये वाला x होगा तो इस कंडीशन में ये 2x होगा, या फिर इसको बाई मानेंगे तो ये वाला 2y होगा। देखो हम फिर से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें पता नहीं चल रहा है। जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल है, एक सर्कल है, इसमें क्वाड्रिलेटरल, इस तरह से क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी चारों वर्टेक्स कट कर रहा है सर्कल को, तो ए बी सी डी हो गया। अब देखो तो इसका सेंटर से हम लोग, सपोज करो यहाँ सेंटर होगा, तो इसका सेंटर से हम ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ से देखो तो AC को अगर हम माइनर आर्क मानेंगे, ए और सी को तो माइनर आर्क मानेंगे, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये O पॉइंट होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल AOC इक्वल टू हो जाएगा टू एंगल AOC को हम माइनर आर्क माने हैं, टू एंगल हो जाएगा। माइनर आर्क तो AC हो गया, तो इसके अपोजिट साइड वाला ये बच गया मेजर आर्क, और इसके द्वारा जो एंगल बन रहा है वो D बन रहा है, तो टू एंगल ADB हो जाएगा फॉर माइनर आर्क AC के लिए। अब उसी तरह से मेजर आर्क देखो तो, अब A और C को ज्वाइन किए हैं, फिर फॉर मेजर आर्क के लिए जो एंगल बनेगा वो होगा रिफ्लेक्स एंगल AOC इक्वल टू हो जाएगा टू एंगल, यहाँ पे जैसे AD यहाँ पे आ गया, टू एंगल ADC होगा, ये ADB ना होकर के टू एंगल ADC होगा। और यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल तो इधर वाला कंसीडर होगा, और इधर वाला कंसीडर होगा तो इस वाला एंगल को कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये वाला मेजर आर्क लिए हैं, तो ये वाला को अगर मेजर आर्क कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ से हो जाएगा टू एंगल ABC। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, 1 और 2 को ऐड करेंगे, तो देखो तो एंगल AOC प्लस रिफ्लेक्स एंगल AOC इक्वल टू हो जाएगा टू एंगल, 2 कॉमन ले लेंगे, ADC प्लस एंगल ABC। तो यहाँ से देखो तो रिफ्लेक्स एंगल, ये दोनों का सम कितना आ जाएगा, AOC इधर वाला और रिफ्लेक्स एंगल दोनों का सम आ जाएगा 360, क्योंकि वो पॉइंट पे एक सर्कल बन जाएगा तो एंगल 360 होगा। टू एंगल ADC को हम लिख सकते हैं एंगल D भी, ADC को क्योंकि D से तो और कोई पॉइंट नहीं जा रहा, तो एंगल ADC को एंगल D लिखेंगे और एंगल ABC को एंगल B लिखेंगे, तो ये आ गया 180 इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D लिख सकते हैं। तो देखो तो एंगल B और एंगल D अपोजिट एंगल था, तो अपोजिट एंगल का सम जो कह रहा था कि क्वाड्रिलेटरल में जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, इसमें हम लोग बोलेंगे कि जो अपोजिट एंगल होता है उसका सम 180 के इक्वल आता है। और सिमिलरली उसी तरह से जैसे B और D लाए हैं, उसी तरह से सिमिलरली हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180, और यही दोनों प्रूव करना था कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये प्रूव हो गया कि कोई सा भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल होता है उसका सम 180 के इक्वल होता है। अब इसी का कन्वर्स से 9.11 थ्योरम 9.11, उसमें क्या कह रहा था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम 180 आता है। इसमें गिवन ही दिया रहेगा कि अपोजिट एंगल, देखो स्टेटमेंट कर रहा है, इफ द सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, अपोजिट एंगल का सम ही दिया है 180।
इस तरह से ए बी सी डी 4 पॉइंट है और यहाँ पे सेंटर होगा। तो गिवन जो दिया है एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 दिया है और एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 दिया है। हमको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो प्रूव करने का मतलब है कि ए बी सी डी आर ऑन सर्कल। जो चारों पॉइंट होगा वो सर्कल पे होगा तभी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो यहां से हम सपोज करते हैं, सपोज पॉइंट ए बी सी आर ऑन द सर्कल। 3 पॉइंट को हम सर्कल पे मानते हैं एंड पॉइंट डी इज नॉट ऑन द सर्कल। जो पॉइंट ए है वो सर्कल पे नहीं है एंड ये जो है ये कहाँ पे? डी पॉइंट सर्कल पे ना होकर के, तो या तो 2 कंडीशन हो सकता है, या तो डी पॉइंट सर्कल के बाहर हो सकता है तो हम ई मानेंगे, और या हो सकता है डी पॉइंट सर्कल के अंदर हो सकता है। एंड इंटरसेक्ट AD एट E एंड E डैश। देखो E और एक ये तो अंदर यहाँ पे डी पॉइंट हो सकता है या तो यहाँ पे, तो E एंड E डैश ये हो गया। तो अब यहाँ से हम क्या देखेंगे कि देखो तो एंगल B प्लस, तो जब यहाँ से हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल E इक्वल टू हो जाएगा 180, क्योंकि दोनों पॉइंट सर्कल पे लाई करेगा। हम मान रहे हैं कि D जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का पार्ट नहीं है। पार्ट कौन सा हो गया? D पे ना लाई करके सर्कल जो आ रहा है ई पॉइंट से इस तरह से घूम जा रहा है, तो ई पे लाई कर रहा है या फिर ई डैश पे लाई कर रहा है। जैसे ही ई पे लाई करेगा तो अपोजिट एंगल का सम एंगल बी प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। और एंगल बी प्लस ऑल्सो गिवन क्या है? एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। और ये क्यों है? क्योंकि ये गिवन है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो बी बी ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो एंगल ई इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी। और एंगल ई डी के इक्वल कब होगा? जब ये दोनों सेम पॉइंट पे लाई करेगा। देखो फिर से उसी तरह से केस बन गया है, एक सी है, एक डी है और एक ई है। तो यहां से ये वाला एंगल बन रहा है, तो ए अगर एक्स होगा तो ये वाला भी एंगल एक्स होगा, और ये दोनों इक्वल होगा तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 1। तो देखो तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा इसका कोई वैल्यू बचेगा? नहीं बचेगा। इसका वैल्यू 0 बचेगा क्योंकि बराबर हो गया दोनों एंगल। तो इसका मतलब है ई और डी, डी वाले पॉइंट को यहीं पे लाई करेगा, क्योंकि ये तो 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री मतलब कोई इंक्लिनेशन नहीं है, तो इसी पॉइंट पे लाई करेगा। तो यहाँ से हो गया एंगल ई इक्वल टू एंगल डी। दिस इज ओनली पॉसिबल when point D and E are on same point, that is D also lie on सर्कल। तो जब D 3 पॉइंट तो पहले से भी हम कंसीडर कर लिए थे कि तीनों पॉइंट सर्कल पे लाई करता है। अब देख रहे हैं चौथा पॉइंट भी सर्कल पे लाई कर रहा है। सिमिलरली ये देखो ए के लिए है, सिमिलरली ई डैश, सिमिलरली फॉर ई डैश जब बाहर रहेगा पॉइंट तो डी आल्सो लाई ऑन सर्कल। ई डैश के लिए भी सिमिलरली सिमिलर केस होगा, डेट इज अब डी भी पॉइंट पे लाई कर रहा है तो ए बी सी एंड डी लाई ऑन सर्कल, इसलिए ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ABCD क्या हो गया? तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन करेगा। ये प्रूव हो गया। तो ये था लास्ट थ्योरम। अगले एक्सरसाइज में, अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9.2 को सोल्व करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे।